हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम इन टेंस। टाइम इन टेंस में करना क्या होता है? टाइम इन टेंस में जो टेंस आपने पढ़ रखा होगा, इससे पहले आपको टेंस पढ़ाया होगा। उम्मीद है कि टेंस का सारा स्ट्रक्चर्स भी आपको याद होगा। तो टेंस पढ़ने के बाद क्या एक टॉपिक आता है, जैसे टेंस का पहले आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, आपने ऐसे पढ़ा होगा। पहले आपने बी फॉर्म्स पढ़ा होगा, फिर हैव फॉर्म्स पढ़ा होगा, उसका टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने। टेंस पढ़ने के लिए पहले चार चीज को पढ़ाना होता है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, पर्सन, वर्ब फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो ये सब पढ़ लिया होगा आपने, उसका टेंस के स्ट्रक्चर्स भी याद कर लिया होगा आपने। टेंस के स्ट्रक्चर को याद करने के बाद एक टॉपिक क्या है, टाइम इन टेंस। इस टॉपिक में करना क्या होता है? इस टॉपिक में ये होता है कि टेंस का जो वर्ब होता है वो गलत दिया रहेगा। जैसे आपको याद होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी फोर का प्रयोग होता है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। तो टाइम इन टेंस में क्या रहेगा, आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा, मान लीजिए भी टू का यूज कर लेगा या V1 का यूज कर लेगा, तो आपको टेंस को पहचानना है और टेंस को पहचान के उसके वर्ब को सही करना है। और हर साल आपके इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में 4 से 5 ऑब्जेक्टिव टाइम इन टेंस से पूछा जाता है। तो क्लास में तो आपको पढ़ाया ही जाएगा, क्लास में आपके टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इससे थोड़ा बहुत मदद आपको मिल जाएगा। जैसे कोई क्लास छूट गया हो या कुछ हो, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। तो टाइम इन टेंस में देखिए करना क्या होता है, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि टाइम इन टेंस में पहले वर्ब को सही करना रहेगा। वर्ब क्या रहेगा, वर्ब आपका गलत दिया रहेगा सेंटेंस में। एक दो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, तो उसकी मदद से उम्मीद है कि आपको ज्यादा बेहतर ढंग से ये चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, जैसे सेंटेंस कैसा रहेगा आपको, जैसे मान लीजिए इस तरह का सेंटेंस रहेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ही, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइए। जैसे सेंटेंस रहेगा ही प्ले डेली। अब यह सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो ये सेंटेंस गलत है ना? तो इस सेंटेंस को क्या करना रहेगा, इस सेंटेंस को सही करना रहेगा। तो आप सेंटेंस कैसे सही करेंगे? तो इस चीज को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि जो कुछ देखिए, हर सेंटेंस में कोई खास शब्द होगा, उस शब्द की मदद से आप टेंस को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे डेली, है ना? डेली से पहले क्या लिखा हुआ, सिंपल प्रेजेंट लिखा हुआ। तो अब जब डेली सेंटेंस में आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब है वो सेंटेंस किसका होगा, सिंपल प्रेजेंट का होगा। और ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन 90% केसेस में इस तरह का सेंटेंस होगा आपको। तो जब सिंपल प्रेजेंट होता है, तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर आप ध्यान में लाइए, क्या होता है उसका, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही प्ले डेली है, तो आपको पता है कि अगर सिंपल प्रेजेंट का ही है तो उसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा। तो सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, ऐसे सही करेंगे आप, ही प्लेस डेली, ये सेंटेंस सही हो गया। ठीक है। अब इसमें जो मैंने वर्ड्स लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सारे वर्ड्स को याद करना पड़ेगा। इन सारे वर्ड्स को आप क्या करेंगे, याद करेंगे, है ना? तो बस हिंदी ही याद नहीं करना है, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि मतलब इन वर्ड्स का प्रयोग कौन कौन से टेंस में होता है। वैसे सेंटेंस के हिसाब से भी मतलब टेंस में अंतर आएगा, लेकिन मैक्सिमम केस में अगर आप याद करेंगे तो सेंटेंस आपका बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, एक चीज और हम कहेंगे, आपको ध्यान में रखिए। इसे आपको हिंदी से इंग्लिश अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें आपको मदद मिल जाएगा। जैसे ये सारा जो वर्ड है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना? इन सारे वर्ड्स का जो प्रयोग होगा, इन सारे वर्ड्स का जो प्रयोग होगा, ये काम से पहले होगा। काम आप समझ रहे होंगे, वर्ब। हम लोग लैंग्वेज पॉइंट में काम को क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब वर्ब बोलते हैं। वर्ब ऐसे 3 अलग अलग तरह का होता है, लेकिन हम लोग एक्शन वर्ब को ही काम बोलते हैं। ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, जैसे वह खेलता है, वह खेलता है, तो इसकी इसका इंग्लिश क्या होगा, ही प्लेज। ठीक है, यही होगा इसका इंग्लिश। अब मान लीजिए अगर आपको सेंटेंस बनाना है, वह हमेशा खेलता है,
इस हमेशा को आप कहाँ रख दीजिए, काम से पहले। प्लेज है, इससे पहले आप लिख दीजिए इसको, ही ऑलवेज प्लेज। ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये बोलना है वह बराबर खेलता है, तो आप क्या कर दीजिए, ही यूजुअली प्लेज। ठीक है, ही यूजुअली प्लेज। अगर आपको बोलना है वह शायद ही खेलता है, तो आप क्या बोल दीजिए, ही रेयरली प्लेज। मतलब जो वर्ब है, प्ले जैसे काम है, इससे पहले आप उस शब्द को रख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आप सेंटेंसेस को क्या कर पाएंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। और साथ में आप सेंटेंस को देखिए, ट्रांसलेट करने वाला जो काम है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में आएगा वर्ब को सही करने के लिए। ठीक है, एक और चीज, यहाँ पे डेली और एवरी डे होगा, यहाँ पे एवरी लिखा हुआ, ये एवरी डे होगा, इसका हिंदी होगा रोज। ठीक है, तो इस दोनों का उपयोग कहाँ होगा, इस दोनों का उपयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है, वाक्य के अंत में। ठीक है, तो जैसे सेंटेंस मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ, ही नॉट कम हेयर डेली, इस तरह से लिखा हुआ, ही नॉट कम हेयर डेली। तो आप जब भी डेली देखेंगे आपको पता चल जाएगा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, साथ में नॉट भी लगा हुआ है, इसका मतलब निगेटिव है। तो सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर अगर आप सोचेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू, डज, नॉट, उसका बाद वर्ब का पहला रूप, यही स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस डू होता है, फिर या तो डज का प्रयोग होता है, फिर नॉट होता है, फिर वर्ब का पहला प्रयोग रूप होता है, और उसका बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस है, तो नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है, इसमें डू डज का प्रयोग होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस को सही कर लीजिए। आपको सेंटेंस में कुछ भी दिया हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको पता चल गया है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस हिसाब से स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आप बनाइए। तो सबसे पहले पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए ही। अब इसमें डू डज है नहीं, लेकिन आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है, तो डू डज लगेगा, तो ही के साथ क्या होगा, ही डज। उसके बाद फिर क्या है, नॉट, और उसके बाद क्या है, वर्ब कम। जब वर्ब तक आप पहुंच जाएं, तो उसके बाद आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कि वर्ब के बाद कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वर्ब के बाद जो भी सेंटेंस लिखा, क्योंकि वर्ब तक सही करना है आपको, वर्ब के बाद जैसा लिखा हुआ है, आप वैसा लिख दीजिए, कम हेयर, फिर डेली है तो डेली लिख दीजिए, हो गया। बस इतना करना रहता है इसमें। अब सिंपल प्रेजेंट का देखिए, सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस अगर आप कहेंगे कि किस तरह का सेंटेंस बनता है, तो सिंपल प्रेजेंट में वैसा सेंटेंस बनता है, या उस तरह का सेंटेंस बनता है जो परमानेंट हो, जो हर दिन हो। कितना सेंटेंस ऐसा भी होता है जिसमें डेली रहेगा नहीं, लेकिन छुपा हुआ रहता है। जैसे आप मान लीजिए, जैसे इसको देख लीजिए, द सन राइज इन द ईस्ट। अगर आपने वर्ब फॉर्म याद किया होगा तो आपको खुद ही पता होगा राइज का मतलब उगना होता है। लेकिन अगर आपने नहीं याद किया तो मैं बता देता हूँ, राइज मतलब उगना होता है। ठीक है, और ये जो ईस्ट है, जैसे, तो सूरज का उगना और पूरब में क्या है, एक दिन का काम है, नहीं, ये डेली होता है। तो इसमें डेली है नहीं, लेकिन डेली छुपा हुआ है। तो इस तरह का भी अगर सेंटेंस अगर आपको मिले, तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। वह वैसा कोई भी काम जो हमेशा होता है, जो परमानेंट है, उस तरह का सेंटेंस सारा किस में चला जाएगा, आपको सिंपल प्रेजेंट में चला जाएगा। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा, आपको आपको पता ही है, सब ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप क्या कर दीजिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, हो गया, ये सेंटेंस बन गया, ये सही हो गया। और मजे की बात है, ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, और ऑब्जेक्टिव अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है अपने इंटर के एग्जाम में, या किसी कंपटीशन का ही तैयारी करना है, तो ध्यान रखिएगा इसी तरह का क्वेश्चन से पूछा जाता है, ना कि ये ट्रांसलेशन, मैं खेलता हूँ वह पढ़ता है, इस तरह का सेंटेंस आपको, और आपको जो पढ़ाया भी गया होगा, तो टेंस के स्ट्रक्चर के बाद आपको टेंस को पहचानने के लिए कहा गया होगा, वो इसलिए कहा जाता है ताकि आप इस तरह का सेंटेंस बना पाए। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसमें देख लीजिए क्या क्या है, राइट नाउ है द मोमेंट। अब इस तीन में से कोई भी शब्द अगर आपको दिखता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ, आई प्ले नाउ। अब नाउ दिखा, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर आपके दिमाग में आ जाता है, तो ये भी स्ट्रक्चर है कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस ईजमार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें कहाँ है ईजमार, नहीं है, मतलब गलत है। तो सेंटेंस को सही कीजिए स्ट्रक्चर के हिसाब से, आई सब्जेक्ट प्लस ईजमार, आई एम प्ले का क्या हो जाएगा, V4, आई एम प्लेइंग नाउ। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, सही। अगर आप ऐसा ऑप्शन में कहीं भी होगा, या उसको आप सर्कल कीजिए, टिक कीजिए, वो आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, और आई एम, इसमें भी फिर एक चीज ये भी जानना जरूरी है, अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में बनाना हो,
तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, तो तीनों का प्रयोग आप कहाँ करेंगे? अंत में करेंगे, वाक्य के अंत में। जैसे अगर ऐसा बोलना होगा, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो आप आराम से अभी को छोड़िए, क्योंकि इसको पता है कि इसको कहाँ लगाना है, आपको लास्ट में लगाना है। आप आराम से ये बना दीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं पढ़ रहा हूँ का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई एम रीडिंग, और लास्ट में क्या आप ऐड कर लीजिए? नाउ ऐड कर लीजिए, हो गया, सेंटेंस बन गया। बहुत आसान है, और ज्यादा झंझट लेने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आपके टीचर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। कोई दिक्कत हो तो आप, मुझे भी ग्रुप बना हुआ है आप लोगों का, आप उसमें मैसेज डाल दीजिए, कोई वीडियो बना के मैं आपको भेज दूंगा, उससे आपकी मदद हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा इसके ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ तक जो भी सेंटेंस है, ये जो भी है ना, इस सारे का उपयोग कहाँ होगा? इन सारे वर्ड्स का उपयोग होगा काम से पहले। ठीक है, और येट, सो फार, टिल नाउ, अप टू द प्रेजेंट, ये सब, इन इन सारे शब्दों का प्रयोग कहाँ होता है? अंत में। ये तो हो गया हिंदी से इंग्लिश, जब आप बनाएंगे तब आपका मदद होगा इससे, आप आपको ट्रांसलेट, अनुवाद करने में सुविधा होगा। अब चलिए, जैसे मान लीजिए सेंटेंस इंग्लिश में कैसे रहेगा? रहेगा ही ऑलरेडी कम हेयर। ठीक है, अब सेंटेंस रहेगा ऐसे, ही ऑलरेडी कम हेयर। आप जहां ऑलरेडी देखेंगे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पहले, क्योंकि आप याद करके रखेंगे कि ऑलरेडी का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जहां आपको पता चला प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, स्ट्रक्चर आपको पहले ही टीचर ने याद करवा रखा है क्लास में। आपको पता है कि उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो क्या इस स्ट्रक्चर के हिसाब से यह वाक्य लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है? यह गलत है, तो इसको सही करना रहेगा। टाइम एंड टेंस में कुछ नहीं करना रहता है, आपको सेंटेंस के वर्ब को सही करना रहता है। तो आप चलिए, अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर उसका क्या है? हैज। ठीक है, उसका अर्थ क्या है? ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया कि ऑलरेडी का प्रयोग कहाँ करेंगे? आप काम से पहले करेंगे। तो ही हैज ऑलरेडी, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तब कम का वर्ब का, कम का तीसरा रूप भी क्या होता है? कम। ही हैज ऑलरेडी कम। मैंने आपको बोल दिया कि जहां तक वर्ब लिख रहे हैं उसके आगे कुछ भी लिखा है उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, आप सीधा सीधा लिख दीजिए उसको, ही हैज ऑलरेडी कम है। अब ये सेंटेंस सही हो गया। तो मतलब इस तरह का सेंटेंस रहेगा। अब इस तरह के सेंटेंस को आपको आपको क्या करना है? आपको सेंटेंस को सही करना है, गलत दिया रहेगा, और इसका खूब प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में एक भी मार्क्स अगर आपका छूटता है तो ये दुख की बात है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूरा पूरा मार्क्स मिल जाता है। अब देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको समझना तो बहुत आसान है। इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ फॉर सिंस, है ना। अब मान लीजिए ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ, आई प्ले फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स है, ऐसा लिखा हुआ मान लीजिए। ठीक है, तो जब भी अब फॉर, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो पहले ही पता है कि फॉर सिंस का उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। स्ट्रक्चर आपको ध्यान होगा, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और ये बहुत बार पूछा जाता है, आप पिछले 10 साल का अगर आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे, हर साल ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो जहां फॉर सिंस आपको दिखे, आप समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस। स्ट्रक्चर आपको याद ही होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन, तो पहले आई लिखिए, फिर हैव, फिर बीन, और फिर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप, तो आई हैव बीन प्लेइंग। जब आप वर्ब पे पहुंच गए तो आगे आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जो सेंटेंस में है वो लिख लीजिए, बात खत्म। ठीक है, तो वर्ब सही हो गया, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 इयर्स। अब इसी तरह से आपको क्या करना होगा, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिया, आपको करना क्या पड़ेगा? आपको ऐसे भी पहचानना पड़ेगा, सिंपल पास्ट को भी पहचानना पड़ेगा। अब सिंपल पास्ट देखिए, अभी से पहले का कोई भी काम अगर हुआ है तो वो किस में चला जाता है? सिंपल पास्ट में चला जाता है। ठीक है, अगर कोई भी काम है, अगर वह पूरा हुआ है तो, जैसे मान लीजिए, अब ये बड़ा आसान है, सिंपल पास्ट से भी बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे रहेगा, ही मीट मी 10 days ago। ही मीट मी 10 days ago। अब ये 10 days ago आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि 5 days ago मतलब 5 दिन पहले, 10 days ago मतलब 10 दिन पहले। तो मतलब सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म दूसरा रूप होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यही स्ट्रक्चर होता है उसका। तो सब्जेक्ट तो ही है, मीट का दूसरा रूप क्या होता है? अगर आपने याद किया है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं किया तो याद कर लीजिए। मीट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? मेट। ठीक है, वर्ब सही कर दिया आपने, उसके बाद मैंने आपको क्या कहा, वर्ब सही करने के बाद कुछ नहीं सोचना, जो आगे लिखा है वो आप लिख दीजिए। ही मेट मी 10 days ago है तो अगो लिख दीजिए जो है। ठीक है,
और ये सारा चीज देख लीजिए, यस्टरडे, ऑन द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, 5 डेज अगो, ये सारा शब्द जो भी शब्द है ये किससे संबंधित है? समय से संबंधित शब्द है। तो आपको पता है कि समय से संबंधित अगर कोई भी शब्द होता है तो उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? अंत में करते हैं। तो इसमें कोई झंझट है नहीं, इन सारे शब्दों का प्रयोग आप कहाँ करेंगे? अंत में करेंगे। ठीक है, देखिए ये वीडियोस को देखिएगा, साथ साथ में आप कॉपी कॉपी में भी लिखते चलिएगा। जैसे एट दैट टाइम, देन, ये भी समय से संबंधित शब्द है, इसका भी प्रयोग कहाँ होगा? अंत में। जैसे रहेगा आई प्ले देन, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, जहां देन लिखा हुआ है इसका मतलब देन का उपयोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो आप क्या कर देंगे, फट से आप इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर को याद करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें ना वाज है ना वेयर है ना वी फोर है, मतलब गलत है सेंटेंस। तो सही कैसे करेंगे? आई वाज प्ले का क्या हो जाएगा? आई वाज प्लेइंग देन। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस। अब जैसे सैप है, पीबीएस है, तो इस सब को ना अलग से एक्सप्लेन करेगा, तो एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे इसको। ठीक है, ये सब बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर आप इसको तो समझ ही सकते हैं, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, ऑन द डे आफ्टर टुमारो, ये सब किसमें है? समय से संबंधित शब्द है, तो प्रयोग किसमें होगा? अंत में होगा, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपको लिखना है जैसे ही कम, ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में, तो इसको सही कर लीजिए। इजी इजी वाला कुछ है जो बराबर पूछता है, इसको याद रखिएगा। ही कम टुमारो, टुमारो से आपको सीधा सीधा पता चल जाता है कि सेंटेंस किसका है? सिंपल फ्यूचर का। स्ट्रक्चर आपको याद होगा अगर आपने शुरू से पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? ही विल कम टुमारो। ठीक है, इस तरह सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। अब ये तो जनरली अगर आप ये याद कर लेंगे तो बहुत सारा जो सेंटेंस होगा वो आपको क्या हो जाएगा? बड़ा आसानी से क्या होगा? बन जाएगा सेंटेंस। अगर मान लीजिए कुछ सेंटेंस ऐसा भी होगा, जब आप प्रैक्टिकल, देखिए याद रखिए आप कितना सीख रहे हैं इसका अंदाजा आपको प्रैक्टिकल गाइड से होगा। प्रैक्टिकल गाइड जो किताब है वो बहुत स्टैंडर्ड किताब है, तो आप उससे बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप उससे बना लेते हैं, उसके वर्ड फॉर्म को याद कर लेते हैं, तो बधाई हो आपको, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया। और वो इंग्लिश में आगे अगर चल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मान लीजिए इंग्लिश में कभी टीचर ही बनना हो, या इंग्लिश में अगर कोई एसएससी का प्रिपरेशन करना हो, आर्मी में ही जाना हो, तो उस सब का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके प्रैक्टिकल गाइड से संबंधित क्वेश्चन होगा। तो अगर आप खाली सिर्फ अपना वक्त इसमें बिता रहे हैं कि ट्रांसलेशन बना रहे हैं, या कहीं भी ऐसे स्पोकन में स्पोकन सीख रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, तो उस सब का ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आप उस किताब को मान के चलिए कि सबसे मेन किताब है, उसको आपको सीखना है, उसमें से जितना आप बना सकें। ठीक है, अब उसमें कुछ कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर, अब जैसे देखिए कुछ ऐसा भी सेंटेंस होगा जिसमें कोई टाइम नहीं होगा, कोई वर्ड ही नहीं होगा, फिर उसको कैसे पहचानेंगे? तो अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए जैसे महात्मा गांधी कम टू बिहार इन, या इन हटा दीजिए, कम टू बिहार। अब बस इतना पे ही मैं इसको क्या करता हूँ? फुल स्टॉप लगा। अब महात्मा गांधी से संबंधित बात है, उनको मरे हुए लगभग 70 साल हो गया। तो आप ये बताइए वो सेंटेंस प्रेजेंट का कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। वो कभी भी होगा तो कैसे, किसका होगा? पास्ट का ही होगा। और पास्ट का स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट का आपको याद है, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो महात्मा गांधी कम टू बिहार होगा, या महात्मा गांधी गांधी केम टू बिहार होगा? अब इतना इतना दिमाग तो आप भी लगा सकते हैं। ठीक है, केम टू। अब मान लीजिए जैसे प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध आज तो नहीं हुआ, 1914 में लड़ा गया प्रथम विश्व युद्ध। तो अगर कोई आदमी ये कहता है, मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मैं आपको एक एग्जांपल लिख के देता हूँ। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वॉर मतलब युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट, है ना, इन 1914 ऐसा लिखा हुआ है। तो 1914 देख के भी आपको पता चल जाना चाहिए कि बात अभी से पहले का मतलब सिंपल पास्ट में होगा। मान लीजिए 1914 नहीं भी है, तो प्रथम विश्व युद्ध की बात है ना, तो ये तो अभी की बात नहीं है। आपको पहले इतिहास में आपने 10वां में भी पढ़ा होगा, 9वां में पढ़ा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में लड़ा गया। तो वहां से देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध वाला अगर कोई सेंटेंस है तो वो किस में चला जाएगा? सिंपल पास्ट में चला जाएगा। स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो बहुत आराम से इसको क्या कर लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट का क्या हो जाएगा? स्टार्टेड इन 1914, इस तरह से सेंटेंस सही बन जाएगा।
अब कोई कोई सेंटेंस देखिए, सबसे मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आगे मदद होगा आपका, इससे मदद मिलेगा आपको। लेकिन सबसे पहला काम क्या कीजिए, सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि सारे वर्ड्स को पहले याद कर लीजिए, उसका हिंदी याद कर लीजिए, और साथ में ये भी याद कीजिए कि कौन से टेंस में प्रयोग होता है। जैसे अगर आपके टीचर पूछते हैं ऑलवेज, तो आप सिर्फ हमेशा नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे सर ऑलवेज का हिंदी हमेशा होता है, इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में होता है, हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी किसी किसी सेंटेंस में हो जाता है। अगर आपसे पूछता है नाउ, तो आप कहेंगे सर नाउ का जो उपयोग है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है, इसके इसका हिंदी अभी होता है। ठीक है। कोई पूछेगा ऑलरेडी, तो ऑलरेडी का मतलब आप बोलेंगे जैसे पहले ही होता है, इसका उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, साथ में आप ये भी कहेंगे कि इसका प्रयोग काम से पहले होता है। तो दो तीन जो सूचना है, दो तीन जो बात है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद फिर सेंटेंस बनेगा। इसमें कुछ नया नया स्ट्रक्चर सब भी है, जैसे इफ, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। अगर यह स्ट्रक्चर सब आपको समझ में आता है क्लास में, बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर आपको किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप मुझे कहिएगा, मैं एक वीडियो इससे संबंधित बना के आपके ग्रुप में डाल दूंगा। वीडियो से होगा क्या ना, वीडियो से ये होगा आपको कि क्लास में तो आपने पढ़ाई, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, या ऐसा कर लीजिए कि पहले आप मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद क्लास में भी आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। चलिए, अभी इस वीडियो को इतना ही लंबा रहने देते हैं, क्योंकि ज्यादा चीजों को एक साथ अभी मैं बताऊंगा तो दिक्कत होगा। तो पहले आप थोड़ा मेरे भाषा से मुझसे परिचित हो जाइए, उसके बाद जिस हिसाब से आप लोगों को आगे किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी, तो वो मदद आपको मिलेगा ऑनलाइन माध्यम से भी और ऑफलाइन माध्यम से भी। ठीक है, जब आएंगे तभी भी एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।